क्या आपको लगता है कि सिर्फ बातों बातों में दी गई एक गाली किसी को सीधे जेल पहुंचा सकती है? जरा सोचिए, ट्रैफिक में किसी ने गाड़ी का कट मारा, मोहल्ले में नाली के पानी पर रोज वाली बहस हो गई, या सोशल मीडिया पर किसी से भिड़ गए। गुस्से में सामने वाले ने दो चार भद्दी गालियां दे दी। आमतौर पर लोग सोचते हैं कि गाली ही तो है, रोज की बात है, पुलिस क्या ही कर लेगी। लेकिन क्या सच में ऐसा है? क्या बिना हाथ उठाए सिर्फ जबान से निकला एक अपशब्द इतना ताकतवर है कि वो एक पक्का क्रिमिनल केस बना दे और कोर्ट के चक्कर कटवा दे? चलिए आज इस भ्रम को तोड़ते हैं और कानून की असली दुनिया में उतरते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं जीबी लीगल माइंड, जहां हम आपको सही सोच, तेज बहस और मजबूत रणनीति के साथ सिस्टम का सामना करने के लिए तैयार करते हैं। आज बात होगी इस आम लेकिन बेहद जरूरी मुद्दे पर कि क्या गाली गलौज करने पर सच में केस बन सकता है, और अगर कोई बेवजह गालियां दे तो बिना हाथ उठाए समझदारी और कानूनी रणनीति से उसे कैसे सबक सिखाया जाए। तो इस चर्चा को जमीनी हकीकत से शुरू करते हैं। आपने जो उदाहरण दिए वो बिल्कुल सही है। हाँ, मतलब आप अपने आसपास के चौराहों या बाजारों को ही देख लीजिए। लोगों ने गाली को बातचीत का फुल स्टॉप मान लिया है। किसी से बहस हुई, एक भारी सी गाली दी और लगा कि बस बात वहीं रफा दफा हो गई। बिल्कुल। और आम इंसान की सोच यही होती है कि भाई जब तक किसी का सिर नहीं फूटा या खून नहीं बहा तब तक कैसा केस। वही ना, लोग सोचते हैं कि हवा में उड़े हुए इन शब्दों के लिए पुलिस अपना कीमती वक्त क्यों ही बर्बाद करेगी। देखिए यही वो सबसे बड़ी गलतफहमी है जो हमारे समाज में बहुत गहराई तक बैठी है। खून नहीं बहा तो केस कैसा, ये सोचना पूरी तरह से निराधार है। अच्छा, तो कानून की नजरों में इसकी क्या अहमियत है? कानून की नज़र से देखें तो शब्द महज हवा नहीं है, बल्कि वो एक बहुत धारदार हथियार है। कानून सिर्फ तब हरकत में नहीं आता जब किसी को शारीरिक चोट लगती है। मतलब मानसिक चोट या बेइज्जती भी उतनी ही बड़ी बात है? 100%। कानून का जो सबसे असली और बुनियादी मकसद है वो है समाज में शांति बनाए रखना और हर इंसान की इज्जत, जिसे हम डिग्निटी कहते हैं, उसे सुरक्षित रखना। सही बात है। अगर कोई जानबूझकर गाली देता है और उसका इरादा ये है कि सामने वाला भड़क जाए या उस गाली से इलाके की शांति भंग हो जाए, तो ये पूरी तरह से एक अपराध माना जाता है। जबान से किए गए इस हमले को बहुत गंभीरता से लिया जाता है। एक मिनट, यहाँ इरादा वाले शब्द पर जरा रुकते हैं। अब कानून किसी के दिमाग के अंदर घुसकर कैसे देखेगा कि उसका इरादा क्या था? ये सवाल बहुत लोग पूछते हैं। मतलब सड़क पर तो लोग मजाक में भी अपने दोस्तों को गालियां देते हैं, है ना? जज साहब को या पुलिस को कैसे पता चलेगा कि भड़काने का इरादा था या नहीं? ये तो बहुत उलझी हुई बात हो गई। ये उलझी हुई लग जरूर सकती है, लेकिन कानून इसे बहुत स्पष्ट तरीके से नापता है। देखिए, इरादा नापने की कोई मशीन तो होती नहीं है। हाँ, वही तो। लेकिन हालात यानी जो सिचुएशन होती है वो सब कुछ बयान कर देती है। मान लीजिए दो दोस्त चाय की टपरी पर हंस हंस कर बात कर रहे हैं और मजाक में कोई अपशब्द निकल गया, जो कि बहुत आम बात है। बिल्कुल। उस वक्त आसपास का माहौल शांत रहता है, कोई भड़कता नहीं है। लेकिन सोचिए वही अपशब्द अगर कोई कॉलर पकड़कर आंखें लाल करके बीच सड़क पर जोर जोर से चिल्ला कर बोले, तो हालात क्या बता रहे हैं? तब तो साफ है कि वो सामने वाले को उकसा रहा है। बस मकसद यही है कि सामने वाला अपना आपा खोए, पलटकर हाथ उठाए और एक दंगा या बड़ा झगड़ा हो जाए। कानून इसी उकसाने को पकड़ता है। भड़काने की ये कोशिश ही अपराध की असली जड़ है। अच्छा, मतलब पूरा खेल माहौल और नियत का है। नियत खराब तो मामला खराब। लेकिन अब जरा इसे धाराओं के जाल में रखकर समझते हैं। हाँ बिल्कुल। मान लीजिए चौराहे पर या किसी पब्लिक पार्क में खड़े होकर कोई आदमी किसी दूसरे को भद्दी गालियां दे रहा है, तो ऐसे मामले में अपनी जो नई भारतीय न्याय संहिता है यानी बीएनएस, उसका डंडा किस तरह चलता है? देखिए, अगर कोई व्यक्ति जानबूझकर किसी को अपमानित कर रहा है, ये जानते हुए कि इस अपमान से शांति भंग हो सकती है, तो यहाँ बीएनएस की धारा 352 लागू होती है। बीएनएस धारा 352। इसमें सजा कितनी है? इसमें 2 साल तक की जेल, जुर्माना या फिर दोनों का प्रावधान है। 2 साल सिर्फ गाली देने पर? बाप रे, ये तो काफी सख्त है। सख्त है, लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा तकनीकी पेच भी है जिसे समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। ये एक नॉन कॉग्निजेबल अपराध है। अब आम आदमी के लिए तो ये नॉन कॉग्निजेबल शब्द सुनकर ही ऐसा लगता है कि वकीलों वाली कोई भारी भरकम किताब सिर पर मार दी गई हो। हाँ, ये लीगल टर्म्स थोड़े मुश्किल लगते हैं। तो एकदम सीधे और ठेठ शब्दों में इसका क्या मतलब है? बिल्कुल ठेठ भाषा में समझें तो नॉन कॉग्निजेबल का मतलब है कि पुलिस के पास इस मामले में इतनी पावर नहीं है कि वो सीधे जाकर उस गाली देने वाले को कॉलर से पकड़कर गिरफ्तार कर ले। अच्छा, मतलब तुरंत एक्शन नहीं हो सकता? नहीं,
वो तुरंत थाने में एफआईआर लिखकर तफ्तीश भी शुरू नहीं कर सकते। ऐसे मामलों में पुलिस को मैजिस्ट्रेट यानी जज साहब के आदेश की जरूरत पड़ती है। लो भाई, ये बात तो फिर वहीं आके अटक गई कि मामला तो संगीन है, लेकिन पुलिस के हाथ बंधे हुए हैं। कुछ हद तक कह सकते हैं। तभी तो थाने जाने पर पुलिस अक्सर टरका देती है और कहती है कि अरे छोटी बात है, गड़ जाओ। आम आदमी तो यही सोचेगा कि जब पुलिस कुछ कर ही नहीं सकती तो कानून किस काम का। ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल सवाल है। देखिए, पुलिस सीधे गिरफ्तार नहीं कर सकती, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि कानून कमजोर है। तो फिर सिस्टम काम कैसे करता है? व्यवस्था थोड़ी अलग है। हम आगे के रणनीतियों में विस्तार से समझेंगे कि कैसे जज साहब से वो आदेश लाया जाता है। लेकिन इससे पहले एक और आम स्थिति को समझना जरूरी है। वो क्या? अगर वो गालियां बहुत अश्लील हैं और किसी सार्वजनिक जगह पर दी जा रही हैं, जैसे बस स्टैंड या भीड़ भरे बाजार में, जिससे वहां से गुजरने वाले आम लोगों को परेशानी हो रही है, तब क्या होगा? तब मामला सिर्फ धारा 352 का नहीं रहता, वो सीधा बीएनएस की धारा 296 में चला जाता है। अच्छा। मतलब अब बात सिर्फ गाली देने वाले और सुनने वाले की बीच की नहीं रही। जो तीसरा आदमी वहां से सब्जी लेकर गुजर रहा है, हाँ। उसके कानों में भी वो गंदगी जा रही है, हाँ। तो उसका भी हिसाब देना होगा। बिल्कुल 100%। इसे कानून की भाषा में पब्लिक न्यूसेंस या सार्वजनिक परेशानी कहते हैं। ये तो बहुत तगड़ा पॉइंट है। बिल्कुल। समाज का हर व्यक्ति एक शांत और सभ्य माहौल का हकदार है। अगर कोई सड़क पर अश्लील भाषा का प्रयोग करके माहौल बिगाड़ रहा है, तो वो पूरे समाज के खिलाफ अपराध कर रहा है। और इसमें सजा क्या है? इस मामले में 3 महीने तक की जेल या 1000 रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। कानून का उद्देश्य सिर्फ 2 लोगों को अलग करना नहीं है, बल्कि समाज की मर्यादा को बचाना है। ये बहुत ही दिलचस्प पहलू है कि समाज की शांति को भी एक पीड़ित माना गया है। हाँ। और अगर यही पूरी घटना किसी महिला के साथ हो रही हो तो फिर तो बात ही अलग है। मतलब सरेआम दी जाने वाली गाली का निशाना अगर कोई महिला हो, तब कानून कैसे देखता है इसे? तब कानून का पूरा रवैया ही बहुत सख्त हो जाता है। अगर किसी महिला की गरिमा यानी उसकी मॉडेस्टी को ठेस पहुंचाने के मकसद से कोई अपशब्द कहा गया है, जैसे कोई भद्दी टिप्पणी या छेड़छाड़ वाली गाली, हाँ बिल्कुल, तो ये एक बेहद गंभीर अपराध बन जाता है। महिलाओं के सम्मान को लेकर कानून कोई ढिलाई नहीं बरतता। इसके लिए बीएनएस की धारा 79 लागू होती है। बीएनएस 99। इसमें कितनी सजा है? इसमें सीधे 3 साल तक की जेल का प्रावधान है। यहाँ पुलिस या कोर्ट का रुख बहुत कड़ा होता है। अच्छा, एक बात और, कई बार सिर्फ गालियां नहीं दी जाती, उनके साथ एक बोनस भी मिलता है, धमकी। हाँ, ये भी बहुत आम है। जैसे लोग कहते हैं ना, तू बाहर मिल, तेरी टांगे तोड़ दूंगा, या तुझे तो मैं देख लूंगा। अगर अपशब्दों के साथ ऐसी बातें भी बोली जा रही हों, तो क्या उसका कोई अलग से इलाज है? बिल्कुल है। इसे क्रिमिनल इंटिमिडेशन यानी आपराधिक धमकी कहा जाता है। इसके लिए बीएनएस की धारा 351 का इस्तेमाल किया जाता है। धमकी को इतना सीरियसली क्यों लिया जाता है? ये समझना जरूरी है। देखिए, धमकी किसी इंसान की आजादी और सुकून छीन लेती है। हाँ, डर के साए में जीना पड़ता है फिर। सही कहा। अगर किसी ने कह दिया कि कल दुकान मत खोलना वरना अंजाम बुरा होगा, तो उस बेचारे का जीवन और रोजगार सब खतरे में आ जाता है। इसीलिए जब गाली के साथ जानमाल का डर पैदा किया जाता है, तो सामने वाले ने एक तरह से मानसिक आतंक फैला दिया है। और इसके लिए अलग से सजा जुड़ती होगी? बिल्कुल, जो हालात के हिसाब से 2 साल से लेकर 7 साल तक जा सकती है। 7 साल? बाप रे। खैर, ये सारी बातें तो सड़क पार क्या टपरी की हो गई, जहां लोग आमने सामने होते हैं। लेकिन आजकल सबसे ज्यादा गालियां सड़क पर नहीं, बल्कि स्मार्टफोन की स्क्रीन पर चलती हैं। हाँ, ये डिजिटल जमाना है। फेसबुक के कमेंट बॉक्स में, व्हाट्सएप के मैसेज में या सीधे फोन कॉल पर। अगर कोई ऐसे डिजिटल तरीके से भिड़ जाए, तो क्या नियम बदल जाते हैं? देखिए, माध्यम बदलते ही कानून का एक और बहुत बड़ा हथियार मैदान में आ जाता है, आईटी एक्ट। आईटी एक्ट। जी, अगर कोई इंटरनेट या मोबाइल का इस्तेमाल करके अश्लील गालियां या आपत्तिजनक सामग्री भेज रहा है, तो बीएनएस की धाराओं के साथ साथ आईटी एक्ट की धारा 67 भी लग जाती है। लेकिन इस डिजिटल दुनिया में ना एक बहुत बड़ी प्रैक्टिकल समस्या है। वो क्या? मान लीजिए किसी ने व्हाट्सएप पर बहुत भद्दी गाली लिखकर भेजी। अब मैंने पुलिस को बताने के लिए फोन उठाया, और तब तक उस भेजने वाले ने डिलीट फॉर एवरीवन कर दिया। ये तो अक्सर होता है। अब क्या? वो तो साफ मुकर जाएगा कि मैंने कुछ भेजा ही नहीं। बात तो हवा में हो गई। यहीं पे भारतीय साक्ष्य अधिनियम यानी बीएसए की ताकत सामने आती है।
नए कानूनों के तहत डिजिटल सबूतों को अब बहुत ज्यादा गंभीरता से लिया जाता है। मतलब डिलीट करने से भी कोई फायदा नहीं? बिल्कुल नहीं। अगर मैसेज डिलीट भी हो जाए तो केस खत्म नहीं होता। साइबर सेल उस डिवाइस की फॉरेंसिक जांच कर सकती है और जिस ऐप का इस्तेमाल हो रहा है उनके सर्वर पे वो डेटा सेव रहता है। अच्छा, और अगर ऑडियो कॉल पर गालियां दी जा रही हों तो? अगर कॉल रिकॉर्डेड है तो वो फोन में मौजूद रिकॉर्डिंग पूरी तरह से एक लीगल सबूत मानी जाती है। इस ऑडियो रिकॉर्डिंग वाली बात पर एक शंका मन में आती है। आजकल डीप फेक और एआई का जमाना है। जी हाँ, एआई के जरिए किसी की भी आवाज हूबहू कॉपी की जा सकती है। अगर कोर्ट में उस गाली देने वाले ने साफ कह दिया कि जज साहब, ये आवाज मेरी है ही नहीं, मुझे फंसाने के लिए कंप्यूटर से मेरी आवाज बनाई गई है, तब तो केस वहीं कमजोर पड़ जाएगा। ये शंका बहुत जायज है, लेकिन कोर्ट की व्यवस्था इससे 2 कदम आगे है। यहीं पर फोरेंसिक साइंस काम आती है। वो कैसे? जब कोई ऑडियो या वीडियो कोर्ट में पेश किया जाता है तो बीएसए के तहत उसे प्रमाणित करने के लिए एक सर्टिफिकेट देना पड़ता है। फोरेंसिक लैब उस ऑडियो की हैश वैल्यू चेक करती है। अब ये हैश वैल्यू क्या भला है? आसान भाषा में कैसे समझें इसे? इसे आप एक डिजिटल सील या डिजिटल फिंगरप्रिंट मान सकते हैं। डिजिटल फिंगरप्रिंट? जी, जब कोई रिकॉर्डिंग बनती है तो सिस्टम उसका एक यूनिक कोड बना देता है। अगर उस ऑडियो में 1 सेकंड की भी कटिंग की गई है या उसे एआई से बनाया गया है तो वो डिजिटल सील तुरंत टूट जाती है। अच्छा, मतलब छेड़छाड़ करते ही वो कोड बदल जाएगा? बिल्कुल। लैब की रिपोर्ट में शीशे की तरह साफ हो जाता है कि ऑडियो ओरिजिनल है या इसके साथ छेड़छाड़ हुई है। इसलिए कोर्ट को सिर्फ बातों से गुमराह करना इतना आसान नहीं है। विज्ञान सच सामने ला ही देता है। चलिए, ये तो समझ आ गया कि कानून और विज्ञान दोनों पीड़ित के साथ हैं, लेकिन असली परीक्षा तो तब शुरू होती है जब कोई व्यक्ति इन कानूनों के भरोसे थाने की सीढ़ियां चढ़ता है। वो तो है, कागज पर कानून बहुत मजबूत दिखता है, लेकिन थाने के अंदर का माहौल अक्सर कुछ और ही होता है। वही तो। मान लीजिए कोई हिम्मत करके थाने पहुंच भी गया और दरोगा जी से कहा कि फला आदमी ने मुझे गंदी गालियां दी हैं। पुलिस अक्सर एक ही रटा रटाया जवाब देती है कि अरे यार, ये तो मोहल्ले की छोटी सी बात है, आपस में बैठकर सुलह कर लो। हाँ, ये बहुत आम बात है। पुलिस कहती है कि कोर्ट कचहरी के चक्कर में क्यों अपनी जिंदगी खराब कर रहे हो। ऐसे में तो इंसान का मनोबल वहीं टूट जाता है। उसे लगता है कि जब रक्षक ही हाथ खड़े कर रहे हैं तो सिस्टम तो यहीं खत्म हो गया। और यही वो सबसे नाजुक मोड़ होता है जहां ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं। देखिए, जैसा हमने पहले बात की थी कि BNS 325 के तहत गाली गलौज एक नॉन कॉग्निजेबल मामला है, जिसमें सीधे FIR नहीं होती। जी, इसलिए पुलिस जब ये कहती है कि हम सीधे FIR नहीं लिख सकते, तो वो तकनीकी रूप से एक हद तक सही होते हैं। उन्हें ऐसे मामलों में NCR यानी नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट दर्ज करनी होती है। अच्छा, NCR काटनी होती है। हाँ, पुलिस पर भी बहुत काम का दबाव होता है, इसलिए वो अक्सर सुलह की सलाह देकर मामले को वहीं रफा दफा करना चाहते हैं। पर जमीनी सच ये है कि कई बार पुलिस वो NCR की पर्ची भी जल्दी नहीं काटती, बस टालने की कोशिश करती है। ऐसे में एक आम नागरिक क्या करे? अगर पुलिस टाल रही है तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि न्याय के दरवाजे बंद हो गए हैं। तो फिर रास्ता क्या है? भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी BNSS के तहत हर नागरिक को एक बहुत बड़ी और सीधी ताकत दी गई है, मजिस्ट्रेट के पास जाने की ताकत। मतलब अगर थाने से मायूसी मिले तो सीधा जज साहब के पास हाजिरी लगाई जा सकती है। एकदम सही। इसे कानून की भाषा में प्राइवेट कंप्लेंट कहते हैं। कोई भी नागरिक अपनी शिकायत लेकर सीधे मजिस्ट्रेट के पास जा सकता है। ये तो काफी अच्छी बात है। कोई उदाहरण देकर समझाएं। चलिए इसे एक असली स्थिति से समझते हैं। एक इलाके में किसी व्यक्ति को उसका पड़ोसी रोज गालियां देता था। जब थाने में सुनवाई नहीं हुई तो उस व्यक्ति ने चुपचाप अपने फोन में कुछ दिनों तक उन गालियों की ऑडियो रिकॉर्डिंग कर ली। ठीक है। उसके बाद उसने एक वकील के जरिए मैजिस्ट्रेट के कोर्ट में प्राइवेट कंप्लेंट लगा दी। जज साहब के सामने जब शपथ पर बात रखी गई और सबूत पेश किए गए तो उन्होंने तुरंत पुलिस को आदेश दिया कि इस मामले की पूरी गहराई से तफ्तीश करो और कोर्ट में रिपोर्ट पेश करो। अरे वाह! जो पुलिस कल तक टाल रही थी उसे अगले ही दिन उसी पड़ोसी के घर जाकर तफ्तीश करनी पड़ी। क्या बात है! मतलब ताला खोलने की चाबी सिर्फ पुलिस के पास नहीं है, मास्टर की सीधे जज साहब के पास भी है। ये तो एक बहुत बड़ी राहत की बात है। बिल्कुल। लेकिन एक बात सोचने वाली है, ये सब तो तब मुमकिन हुआ जब उस व्यक्ति के पास रिकॉर्डिंग करने का मौका था। हर बार तो ऐसा नहीं होता ना। अगर कोई सड़क पर एकदम से किसी को गालियां देने लगे तब क्या किया जाए? बस यहीं पर लीगल माइंड वाली रणनीति काम आती है।
देखिए, कानूनी लड़ाई कोई सड़क के हाथापाई नहीं है, ये शतरंज का खेल है। शतरंज का खेल। हाँ, जो इंसान भावनाओं में बहकर गुस्से में गलत चाल चलता है वो हमेशा हार जाता है। तो इस शतरंज के खेल में सबसे बड़ी और आम गलती क्या होती है? शायद यही कि जैसे ही सामने वाले ने गाली दी, हमने भी पलटकर अपनी गालियों की डिक्शनरी खोल दी। और बस यहीं शिकायतकर्ता अपना सबसे मजबूत मोहरा, अपना वजीर कटवा बैठता है। अच्छा। जैसे ही पलटकर गाली दी गई, वो मामला तुरंत क्रॉस केस बन जाता है। मतलब दोनों तरफ से गलती हो गई। बिल्कुल। अब जब थाने जाया जाएगा तो सामने वाला साफ कह देगा कि इन्होंने भी तो मुझे गंदी गालियां दी। पुलिस आसानी से कह देगी कि दोनों की गलती है, शांति भंग का चालान काटो और आपस में सुलझाओ। अरे यार, जो कानूनी पलड़ा एकदम भारी हो सकता था, वो 1 सेकंड के गुस्से और रिएक्शन में जीरो हो गया। एकदम जीरो। खड़े लोगों को ये नहीं लगेगा कि इंसान कमजोर है या डर गया है? लगने दीजिए कि कमजोर है। लोगों के सोचने से कानून नहीं चलता है। ये भी सही है। ये सबसे पहली और सबसे अचूक रणनीति है, शांत रहना और कोई रिएक्शन न देना। उस वक्त की खामोशी कानून की नज़र में निर्दोष होने का सबसे बड़ा और पुख्ता सबूत बनती है। सामने वाला जितना चीखेगा, जितनी गालियां बकेगा, वो असल में अपने ही खिलाफ सबूत इकट्ठा कर रहा होता है। ये बात तो बहुत लॉजिकल है। लेकिन बिना सबूत के वो खामोशी कोर्ट तक कैसे पहुंचेगी? शांत रहने से बात तो नहीं बनेगी, कुछ तो साक्ष्य जुटाने होंगे। बिल्कुल। इसके लिए दूसरी रणनीति पर आना होगा, डिजिटल अवेयरनेस। अच्छा। आज सबके हाथ में स्मार्टफोन है। जैसे ही लगे कि सामने वाला भड़क रहा है और बदतमीजी पर उतर आए, बिना उसे बताए चुपचाप अपनी जेब या हाथ में रखे फोन का वॉइस रिकॉर्डर चालू कर लेना चाहिए। मतलब वीडियो बनाने की जरूरत नहीं है। नहीं, उसे कैमरा मुंह पर तान कर भड़काने की जरूरत नहीं है। जेब में रखा फोन भी बहुत साफ ऑडियो रिकॉर्ड कर लेता है। और जैसा हमने बीएसए के तहत समझा, ये कोर्ट में एक बहुत पक्का सबूत बनता है। चलो ये भी मान लिया कि रिकॉर्डिंग हो गई, लेकिन कई बार सड़क पर या ट्रैफिक में इतनी भीड़ और गाड़ियों का शोर होता है कि ऑडियो क्लियर नहीं आता। हाँ, ऐसा होता है। तब तो गवाहों की जरूरत पड़ेगी। पर सच बात तो ये है कि कोई अनजान आदमी कोर्ट कचहरी के झमेले में क्यों पड़ना चाहेगा? गवाह तो अक्सर मौके से खिसक लेते हैं या मुकर जाते हैं। ये बिल्कुल जमीनी हकीकत है। इसीलिए तीसरी रणनीति कहती है कि गवाहों को उसी वक्त रोककर गवाही के लिए मनाने की कोई जरूरत नहीं है। तो फिर गवाह कैसे मिलेंगे? बस जो लोग आसपास खड़े होकर तमाशा देख रहे हैं, उनमें से एक आध की गाड़ी का नंबर या जिस दुकान के सामने झगड़ा हो रहा है, उस दुकान का नाम और पता अपनी दिमाग में या फोन में नोट कर लेना चाहिए। स्मार्ट। जब मजिस्ट्रेट के सामने शिकायत में ये लिखा जाता है कि घटना के वक्त इस गाड़ी नंबर का व्यक्ति या इस चाय की दुकान का मालिक वहां मौजूद था, तो केस का वजन बहुत बढ़ जाता है। और कोर्ट उन्हें खुद बुला सकता है। बिल्कुल, मजिस्ट्रेट उन्हें खुद समन भेज सकते हैं और कोर्ट के समन पर गवाहों को सच बोलना ही पड़ता है। ये बहुत ही स्मार्ट और सेफ तरीका है, किसी से उलझने की जरूरत ही नहीं पड़ी। अच्छा, मान लिया जाए कि रिकॉर्डिंग भी है और गवाहों की थोड़ी बहुत जानकारी भी। ठीक है। अब पीड़ित थाने गया और पुलिस ने फिर से वही रवैया अपनाया, कागज लिया और साइड में रख दिया। तब चौथी रणनीति क्या होनी चाहिए? चौथी रणनीति ये है कि थाने में कभी भी सिर्फ जुबानी बात पर भरोसा नहीं करना चाहिए। शिकायत हमेशा लिखित में देनी चाहिए। लिखित में? हाँ, और उससे भी ज्यादा जरूरी है उस लिखित शिकायत की रिसीविंग लेना, यानी थाने की मोहर, तारीख और हस्ताक्षर वाली रसीद। पर फिर से वही बात, अगर पुलिस वो कागज लेने से ही मना कर दे या मुहर लगाने से इनकार कर दे, तब कौन सी रिसीविंग? अगर ऐसा होता है तो बिल्कुल घबराना नहीं है। उस लिखित शिकायत को उसी वक्त पुलिस कमिश्नर यानी सीपी या पुलिस अधीक्षक एसपी के ऑफिस के पते पर स्पीड पोस्ट से भेज देना चाहिए। स्पीड पोस्ट? जी। डाकखाने से जो स्पीड पोस्ट की ट्रैकिंग पर्ची मिलेगी, वही पर्ची कानूनी रूप से आपकी रिसीविंग है। कोई भी पुलिस वाला उस ट्रैकिंग पर्ची को झुठला नहीं सकता। और फिर उसी पर्ची को सबूत बना के सीधा मजिस्ट्रेट के पास जाया जा सकता है। बिल्कुल। आप कह सकते हैं कि देखें, हमने पुलिस को सूचना दी थी, लेकिन उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। रास्ता कभी बंद नहीं होता, बस उसे खोजना आना चाहिए। क्या बात है! कागज और प्रक्रिया की ताकत किसी भी शोर शराबे से ज्यादा होती है। अब ये बताइए कि अगर पीड़ित कोई महिला है, तो क्या शिकायत लिखते समय किसी खास बात का ध्यान रखना चाहिए? में ये साफ साफ शब्दों में दर्ज होना चाहिए कि इस गाली गलौज से महिला की गरिमा यानी उसकी मॉडेस्टी को ठेस पहुंची है।
अच्छा, ये शब्द लिखना जरूरी है। बहुत जरूरी है। जैसे ही शिकायत में बीएनएस की धारा 899 के तहत इस शब्द का इस्तेमाल होता है, पुलिस इसे किसी आम गली मोहल्ले के झगड़े की तरह हल्के में नहीं टाल सकती। केस का वजन बढ़ जाता है। इतना भारी हो जाता है कि पुलिस को तुरंत एक्शन लेना ही पड़ता है। और आज के समय की सबसे आम समस्या, अगर ये सारी बदतमीजी और गालियां सड़क पर नहीं बल्कि सोशल मीडिया, व्हाट्सएप या फेसबुक पर हो रही हों, तब आखिरी रणनीति क्या होगी? देखिए, अक्सर लोग गुस्से या घबराहट में आकर तुरंत सामने वाले को ब्लॉक कर देते हैं या वो चैट डिलीट कर देते हैं। यही वो सबसे बड़ी गलती है जो नहीं करनी है। छठी रणनीति है एविडेंस प्रिजर्वेशन। सबूत बचाना। हाँ, ऑनलाइन गाली या धमकी मिलते ही तुरंत ब्लॉक करने से बचना चाहिए। सबसे पहले उस पूरी चैट का, उस व्यक्ति की प्रोफाइल आईडी का और अगर मुमकिन हो तो उस पेज के लिंक का स्क्रीनशॉट या स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर लेना चाहिए। अच्छा, पहले सब सेव कर लो। जी, ये सब सुरक्षित करने के बाद ही उसे ब्लॉक करना चाहिए। फिर उन सारे सबूतों को लेकर सीधे नज़दीकी साइबर सेल में या भारत सरकार के नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पर ऑनलाइन शिकायत दर्ज करानी चाहिए। वहां आईटी एक्ट और बीएनएस दोनों का डंडा एक साथ चलता है। अगर इस पूरी विस्तृत चर्चा का निचोड़ निकाला जाए तो एक बात बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो जाती है। बिल्कुल। असली ताकत का मतलब चौराहे पर खड़े होकर गला फाड़ना, चीखना या किसी का कॉलर पकड़ना बिल्कुल नहीं है। एकदम सही। असली ताकत है धैर्य रखना, उस शतरंज के खेल में शांत खड़े रहना, सही सबूत जुटाना और नियमों के दायरे में रहकर सामने वाले को ऐसे कानूनी कटघरे में खड़ा करना कि उसे समझ ही ना आए कि उसके साथ हुआ क्या। जब इंसान को नियम पता होते हैं तो वो पैनिक नहीं करता, वो जानता है कि अगला कदम क्या है। यही तो कानूनी समझदारी है। और जाते जाते ना एक और बहुत ही दिलचस्प और चौंकाने वाली बात साझा करना चाहूंगी, जिस पर शायद ही किसी का ध्यान जाता हो। वो क्या? क्या कभी ऐसा सोचा गया है कि अगर कोई किसी को टेक्स्ट मैसेज में बिना कोई शब्द लिखे सिर्फ एक आपत्तिजनक इमोजी भेज दे? इमोजी? जैसे वो बीच की उंगली वाला इमोजी? हाँ, बिल्कुल। कुछ कानूनी व्याख्याओं और डिजिटल मामलों के अनुसार उसे भी डिजिटल एब्यूज और आईटी एक्ट की धारा 67 का हिस्सा माना जा सकता है। अरे बाप रे! जी, कानून अब सिर्फ बोले गए या लिखे गए शब्दों तक ही सीमित नहीं है, वो डिजिटल इशारों और भावनाओं को भी सबूत मान रहा है। कमाल है। मतलब स्मार्टफोन स्क्रीन पर भेजा गया एक छोटा सा डिजिटल आइकन भी इंसान को सलाखों के पीछे पहुंचाने का रास्ता खोल सकता है। ये साबित करता है कि जानकारी ही वास्तव में सबसे बड़ा बचाव है। एकदम सही बात है। इस टॉपिक को समझने के बाद हमेशा की तरह जीबी लीगल माइंड की तरफ से आपके लिए एक सवाल। अगर सड़क पर कोई अनजान व्यक्ति आपको बेवजह गालियां देने लगे और उस वक्त आपके पास न फोन हो न कोई जान पहचान का गवाह, तो उस पल स्थिति को बिगड़ने से बचाने और भविष्य के कानूनी कदम के लिए आपकी पहली रणनीति क्या होगी? सोचकर आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। मुझे यकीन है कि लोग इसका बस समझदारी से जवाब देंगे। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। जल्दी मिलते हैं अगले एपिसोड में। जुड़े रहिए जीबी लीगल माइंड से। यहाँ बहुत कुछ सीख सकते हैं, जरूरत हो तो कानूनी सलाह भी ले सकते हैं।